अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए ऑनलाइन बहुत सारा मटेरियल ऑलरेडी अवेलेबल है। लेकिन ये मटेरियल दो तरीके के होते हैं। एक वो जो आपको आपके गोल तक लेकर जाता है और दूसरा वो जो आपको वहीं पर गोल 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 घुमाता रहता है। तो डिपेंड आप पर करता है कि आपको कौन सा मटेरियल चूज करना है। एमएम एकेडमी ऐप ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट के जो वीडियोस है वो देखने को मिलेंगे। जहां पर मेरे द्वारा बहुत सारे कोर्सेस आपके लिए लाए जा रहे हैं, जैसे कि मॉडर्न हिस्ट्री का कोर्स ऑलरेडी कंप्लीटली अवेलेबल है। उसी के साथ साथ पॉलिटी का कोर्स चल रहा है, एथिक्स का कोर्स चल रहा है, करंट अफेयर का कोर्स चल रहा है और आने वाले दिनों में और भी सारे कोर्सेज जो है जैसे कि ज्योग्राफी, इकोनॉमी, एनवायरमेंट, बहुत सारे कोर्सेज आपके लिए आने वाले हैं और ये कोर्सेज हाईएस्ट क्वालिटी के रहेंगे जो आपको आपकी प्रिपरेशन में काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो आप एमएम एकेडमी ऐप को डाउनलोड कीजिए और जो डेमो लेक्चर्स है उन्हें एक बार देखिए। उसी के साथ साथ आपको प्रिपरेशन में हेल्प करने के लिए जो पीडीएफ है वो भी अवेलेबल रहेगी, जहां से आप रिवाइज कर सकते हो, क्योंकि रिवीजन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और एमएम एकेडमी ऐप ये पहला प्लेटफॉर्म है जहां पर स्टूडेंट्स के साथ इंडिविजुअली मैं लाइव इंटरेक्ट करता हूं, जहां पर उनके जितने भी डाउट्स होंगे, भले वो एकेडमिक हो या पर्सनल हो, वो सब मैं सॉल्व करता हूं। तो जल्द से जल्द डाउनलोड कीजिए एमएम एकेडमी ऐप और वीडियोस को एंजॉय कीजिए। ये देखिए दोस्तों, क्या जबरदस्त कोट बोली गई है कि आई नो व्हाट आई वांट एंड आई एम गोना गेट इट। अब आपको लगेगा ये कैसी खोखली कोट है, मतलब ये तो सभी को पता होता है कि हमें क्या चाहिए, हमें यूपीएससी क्लियर करना है। लेकिन आप खुद सोचिए, यूपीएससी क्लियर करना ये क्या आपको चाहिए, ये आपकी ज़रूरत है, ये आपकी नीड है। आप खुद सोचिए, ये तो एक दरवाज़ा है यूपीएससी। जैसे कि फॉर एग्जांपल पैसा चाहिए, मुझे अमीर बनना है, अमीर बनना है, ये पैसा चाहिए, ये क्या अल्टीमेट एम हो सकता है, ये क्या अल्टीमेट गोल हो सकता है? जी नहीं। पैसा क्या हम उससे खा थोड़ी सकते हैं। अल्टीमेट गोल जो है वो क्या है, पैसे के बाद आपको क्या करना है। पैसा जब आपके पास आ जाएगा, जब आप अमीर हो जाओगे, उसके बाद आपको क्या करना है, वो आपका एम, वो आपका गोल, वो आपकी अचीवमेंट हो सकती है। उसी तरीके से यूपीएससी क्लियर करना एक दरवाज़ा है। इसको दरवाजे को क्लियर करने के बाद, दरवाजे में से बाहर निकलने के बाद आपको क्या करना है, ये आपका अल्टीमेट एम, अल्टीमेट गोल, या फिर आपको क्या चाहिए ये आपको पता रहना चाहिए। आपको फेम चाहिए, आपको जो यूपीएससी क्लियर करने के बाद पावर मिलती है वो चाहिए, या फिर यूपीएससी क्लियर करने के बाद जो आप समाज सेवा कर सकते हो, आपको वो करना है, वो आपका एम हो सकता है, वो आपको ज़रूरत है, वो आपको पता रहना चाहिए कि आपको एक्चुअल में करना क्या है। तब आपको यूपीएससी करने में मोटिवेशन मिलेगा। नहीं तो क्या, यूपीएससी क्लियर करना है, हाँ यार ठीक है, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, मोटिवेशन नहीं मिल पाएगा। कंटिन्यू मोटिवेटेड नहीं रहोगे। कंटिन्यू अगर आपको मोटिवेट रहना है तो उसके लिए आपको यूपीएससी क्लियर करने के बाद क्या करना है ये पता रहना चाहिए, तब आप कंटिन्यूअसली मोटिवेटेड रह सकते हो। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आज हम 7 अक्टूबर का जो एनालिसिस है वो देखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। आप मुझे एमएम एकेडमी ऐप पर फॉलो कर सकते हो। एमएम एकेडमी ऐप डाउनलोड कीजिए, वहाँ पर मेरे द्वारा बहुत सारे कोर्सेस लाए जा रहे हैं, जैसे कि पॉलिटी का कोर्स जो है वो चल रहा है। उसी के साथ साथ जो मॉडर्न हिस्ट्री का कोर्स है पूरी तरीके से कंप्लीटेड है। उसी के साथ साथ जो एंशिएंट हिस्ट्री का कोर्स है वो भी खत्म होने की कगार पर आ गया है। उसी के साथ साथ जो एनवायरमेंट कोर्स है वो आने वाला है, इकोनॉमी का कोर्स आने वाला है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का कोर्स आने वाला है, इंटरनल सिक्योरिटी का कोर्स आने वाला है, डिजास्टर मैनेजमेंट का कोर्स आने वाला है, एथिक्स का कोर्स चल रहा है, ज्योग्राफी का कोर्स चल रहा है। तो इस तरीके से बहुत सारे कोर्सेज आपको इस पर देखने को मिलने वाले हैं जो आपको प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्प कर सकते हैं। और इसका आपको जो रिजल्ट है वो भी मिल ही गया है। यूपीएससी जो एग्जाम है उसमें अगर आप देखोगे जो हमारे कोर्सेज चल रहे हैं उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन यूपीएससी पेपर में देखने को मिले हैं, प्रूफ के साथ अवेलेबल है ना। प्रूफ के साथ मैंने आपको कई सारी वीडियोस में बताया हुआ है। तो इस तरीके से आपको इसका रिजल्ट जो है ज़रूर मिलेगा, बहुत फ़ायदा मिलेगा। क्वालिटी वीडियोस है, आपको आसान शब्दों में मैंने समझाने की कोशिश की है, ठीक है। तो इसलिए फॉलो ज़रूर कीजिए, डाउनलोड कीजिए जल्द से जल्द एमएम एकेडमी ऐप और वीडियोज़ को एंजॉय कीजिए। आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। उसी के साथ साथ पीडीएफ वीडियो अपडेट्स के लिए टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हो। अब टेलीग्राम पर आपको क्या क्या मिलेगा, तो जो न्यूज़पेपर है उसकी पीडीएफ मिलेगी, न्यूज़पेपर, ठीक है। दूसरा यहाँ पर आपको ये जो पीपीटी है, न्यूज़पेपर की जो पीपीटी होती है उसकी पीडीएफ मिलेगी। तीसरा आपको कौन बनेगा आईएएस सीरीज जो है उसकी पीडीएफ मिलेगी। कौन बनेगा आईएएस सीरीज और न्यूज़पेपर एनालिसिस ये दोनों करंट अफेयर के महारथी है। तो ये अगर आप कर लेते हो तो मतलब करंट अफेयर आपका बहुत ज़बरदस्त तरीके से हो जाएगा। तो कौन बनेगा आईएएस सीरीज जो है इसकी पीडीएफ, क्योंकि वीडियोज़ जो है एक्सक्लूसिवली आपको एमएम एकेडमी ऐप पर ही देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर आपको एमएम एकेडमी ऐप पर वीडियोस नहीं देखने हैं तो आप जो पीडीएफ है उसे रिवाइज कर सकते हो। आपको टेलीग्राम चैनल जो है उस पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल बहुत हेल्दी है, बहुत ज़बरदस्त है, तो उस पर आप फॉलो ज़रूर कीजिए।
आइए यहाँ पर एक्सप्लेन सेक्शन जो है वो देखते हैं। इसमें हमें ये वाली न्यूज़, नोबेल प्राइजेस जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं। तो नोबेल प्राइज़ कल हमने देखा था जो हेपेटाइटिस सी है उसके लिए। अब यहाँ पर हम ब्लैक होल जो है उसके लिए देख रहे हैं, जो कि फिजिक्स में दिया गया है, तो इसे हम देखेंगे। उसी के साथ स्मार्ट टेस्ट क्या है। अब ये कोरोना वायरस की टेस्ट नहीं है, ठीक है, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। साइंस एंड टेक्नोलॉजी अगर हम देखें, डिफेंस सेक्शन जो आता है उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसी के साथ यहाँ पर टनल जो है उसके बारे में बात की जा रही है। तो टनल के साथ साथ बहुत सारी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो है वो भी हमें यहाँ पर मिलने वाली है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसी के साथ एडिटोरियल पेज, आइडियाज़ पेज अगर हम देखते हैं तो अब्सेंस ऑफ विमेन, देखिए जीएस पेपर 2 जो होता है उसमें कंपैरेटिव पॉलिटिक्स आता है, तो इसके लिए ये वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट है। केनिया के साथ यहाँ पर कंपेयर किया गया है। कल हमने देखा था जो साइंटिस्ट है, विमेन साइंटिस्ट, मतलब वहाँ पर हमें जेंडर इनइक्वालिटी के बारे में कवर किया था कल के ही न्यूज़पेपर में। यहाँ पर भी हमें सिमिलर चीज़ देखने को मिलती है, लेकिन ये पॉलिटिक्स से रिलेटेड देखने को मिलती है, तो इसे हम देखेंगे। उसी के साथ ये वाला जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, जो माइग्रेंट लेबर है उसके बारे में बात कर रहा है। ये वाला जो आर्टिकल है ये लेबर लॉस के बारे में बात कर रहा है। लेबर लॉस के बारे में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, इसलिए हम ये नहीं देखेंगे, ऑलरेडी कवर किया हुआ है। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि हर रोज़ आप वीडियोज़ देखिए, मिस मत कीजिए। और हाँ, बहुत सारे जो एस्पिरेंट्स हैं उनका ये भी कन्फ्यूजन रहता है कि न्यूज़पेपर लेसेस जो है वो कब देखें। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि या तो आप दोपहर में देखिए या शाम को देखिए। उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि यहाँ पर क्या करना है, आपको सिर्फ वीडियो सुनना है ना, वीडियो देखना है, तो अपने आप आपके कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएंगे। इतना ज़्यादा आपको दिमाग जो है वो लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसीलिए अगर आप शाम को भी करते हो, जब आपने सारा जो है वो जीएस वगैरह सब आपका जो टाइम टेबल है वो कवर कर लिया, उसके बाद भी आप न्यूज़पेपर देखते हो तो बेनिफिट रहेगा। इसका फ़ायदा क्या होगा, देखिए क्या होता है, बहुत सारी आपको न्यूज़पेपर जब आप पढ़ते हो तो नेगेटिव न्यूज़ जो है वो ज़्यादा देखने को मिलती है। उससे क्या होता है कि आपका नेगेटिव दिमाग जो है वो घूमने लग जाता है। मतलब अगर आप फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई न्यूज़ सुन ली जिसकी हत्या हुई है, मर्डर हुआ है, ऐसा कुछ, फिर उसके बाद आपके अंदर का अगर आईएएस जाग गया या फिर आईपीएस जाग गया कि अब मैं इस तरीके से कर लूँगा, उस तरीके से कर लूँगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो आप क्या करोगे, आप सपनों में खो जाओगे, है ना। तो फिर उससे प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं, आपका गुस्सा जो है वो हो जाएगा, और फिर जब आप पढ़ रहे हो आपके दिमाग में वही चलता रहेगा कि यार ये मर्डर हुआ है, ये हुआ है, वो हुआ है, इस तरीके की चीज़ें। तो इसलिए बेटर ये रहता है कि सुबह सुबह का दिमाग आपका ताज़ा ताज़ा दिमाग रहता है, तो इसलिए उसमें कुछ प्रोडक्टिव चीज़ जो है वो घुसाओ, प्रोडक्टिव अच्छी चीज़ें जो है वो घुसाओ। इसलिए आप अगर जीएस करते हो उसमें तो काफ़ी बेनिफिट आपको मिल सकता है। तो जीएस जो है वो आप पढ़ो सुबह सुबह। मतलब मैं टाइम टेबल कैसा सजेस्ट करूंगा कि सुबह सुबह आप जीएस जो है वो प्रिपेयर करो, और फिर उसके बाद आप दोपहर में, मतलब जो दोपहर का टाइम रहता है उसमें आप जो आपने कल पढ़ा हुआ है उसको रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। मतलब क्या होता है कि जो फैक्चुअल चीज़ें होती है उसको आप बार बार रिवाइज कर सकते हो, जो भी फैक्चुअल चीज़ें हैं, ठीक है। मतलब आप खाना खा रहे हो या फिर कुछ भी कर रहे हो, उसमें फैक्चुअल चीज़ें जो है वो पढ़ सकते हो, या फिर सुबह सुबह फैक्चुअल चीज़ें पढ़ के दोपहर में जीएस कर सकते हो, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या करना, दोपहर का या शाम का टाइम जो होता है उसमें आप जो न्यूज़पेपर है वो एनालिसिस देख सकते हो, और फिर उसके बाद जो सभी का रिवीजन है वो आप रात को कर सकते हो। तो इस तरीके से भी आप टाइम टेबल जो आपका बना सकते हो। प्योर टाइम टेबल के लिए मैं सेपरेट एक वीडियो जो है वो लेकर आऊँगा, जिसमें टाइम टेबल कैसे बनाना है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो इतने हमें आर्टिकल जो आज देखने को मिल रहे हैं। आइए यहाँ पर पहला देखते हैं, नोबेल फॉर ब्लैक होल फिजिक्स। तो नोबेल प्राइज़ यहाँ पर दिया गया है। अब किनको दिया गया है, तो यहाँ पर नाम आप देख सकते हो, रॉजर हमें एक देखने को मिल रहे हैं। उसी के साथ साथ बाकी अगर हम देखें तो यहाँ पर जेंजेल, उसी के साथ गेज, ये हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। ब्लैक होल के लिए ये दिया गया है। अब ब्लैक होल के लिए जब दिया गया है तो ब्लैक होल काफ़ी इंपॉर्टेंट जाता है। ब्लैक होल के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन रहना बहुत ज़रूरी है। ज्योग्राफी के लेक्चर्स जो है, ज्योग्राफी के लेक्चर्स ऐसा बहुत कम इंस्टेंस ऐसे हैं, बहुत ऐसे कम मतलब हम बोल सकते हैं कि मतलब कोचिंग इंस्टीट्यूट्स है, बहुत कम ऐसी है जिन्होंने ज्योग्राफी की शुरुआत जो है वो बिग बैंग से की हो, मतलब एकदम स्टार्टिंग से स्पेस से की हो। तो यहाँ पर MM एकेडमी ऐप जो है वो उनमें से एक है, उनमें से एक है, ठीक है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ ओनली है, यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ उनमें से एक है जिन्होंने एकदम राइट फ्रॉम द स्टार्ट, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो सीधा अर्थ से शुरू करते हैं। अगर आप बहुत सारी कोचिंग इंस्टीट्यूट देखो, अर्थ से शुरू करते हैं, लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड वहाँ से शुरू होता है। लेकिन यहाँ पर हमने बिग बैंग, स्पेस, उसी के साथ साथ गैलेक्सीज, उसी के साथ साथ फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट्स, फॉर्मेशन ऑफ स्टार्स, इन सबसे ज्योग्राफी जो है उसकी शुरुआत की है, जिससे कि बेसिक से आपके पूरे कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। और काफ़ी एनिमेशंस के थ्रू, इसके थ्रू मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। MM एकेडमी ऐप के ज्योग्राफी के लेक्चर्स डेमो लेक्चर के तौर पर भी आप देख सकते हो। तो उसमें यहाँ पर जो ब्लैक होल है उसके बारे में मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है।
तो यहाँ पर अब मैं जो भी हमारा आर्टिकल रहेगा उसके एंड में मैं आपको कौन से रिलेटेड है, क्योंकि कैसा है डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसके अब कम चांसेस हो गए हैं, क्योंकि यूपीएससी इतना डीप में घुस गया है। हमने कल ही एनालिसिस किया था ना कैसे क्वेश्चंस आते हैं, तो इतना डीप में घुस गया है कि अब वो रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो पूछ लेता है। मतलब ग्रेट इंडियन बस्टर्ड अगर न्यूज़ में चल रहा है तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पर सीधा नहीं पूछेंगे कि ये एंडेंजर्ड है कि क्या है या फिर कहाँ पर पाया जाता है। ये जहाँ पर हो, जहाँ पर इसका नाम आए, वो जो नेशनल पार्क हो या फिर आप टाइगर रिजर्व बोलिए, अगर कोई टाइगर जो है वो न्यूज़ में चल रहा है, या फिर ऐसी कोई चीज़ जो है जिससे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है वो यहाँ पर कनेक्टेड हो, ऐसे क्वेश्चंस आ जाएंगे। तो क्वेश्चंस फ्रेम करना कैसे, ये भी हमें कन्फ्यूजन जो है वो हो जाएगा। तो इससे रिलेटेड हम जो बेसिक चीज़ें हैं वो भी देखेंगे, तो डिटेल में सारी चीज़ें कवर करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर हम जब ब्लैक होल की बात करते हैं तो ब्लैक होल में हमें यहाँ पर क्या खास देखने को मिलता है, मतलब क्या खास यहाँ पर आया है। तो देखिए सबसे पहले तो ब्लैक होल होता क्या है ये हमें समझना पड़ेगा। ब्लैक होल जो है फॉर्म होता है जब स्टार जो है वो कोलैप्स हो जाता है। मतलब क्या है कि हर जो भी चीज़ यहाँ पर आई है, ठीक है, जो भी चीज़ दुनिया में आई है उसका नष्ट होना तय है, इंक्लूडिंग हम भी नष्ट होते हैं, और उसी तरीके से जो प्लैनेट्स है वो भी नष्ट होते हैं। अब यहाँ पर ब्लैक होल जो है वो कैसे फॉर्म होता है, देखिए हर चीज़ जो है वो नेबुला से क्रिएट होती है। नेबुला हमें देखने को मिलता है, आप समझ लीजिए एकदम लेमन लैंग्वेज में अगर मैं आपको बताऊँ गैस क्लाउड है ना, तो उसमें से प्लैनेट्स भी फॉर्म होते हुए हमें देखने को मिलते हैं और उसी के साथ साथ स्टार्स भी फॉर्म होते हुए हमें देखने को मिलते हैं। मतलब यहाँ पर जो नेबुला है उसमें अगर जो गोल 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 घूमना शुरू हो जाए, फिर गोल 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 घूमते हुए जो कंडेंसेशन है वो शुरू हो जाए, जो कॉम्पैक्ट मटेरियल है वो सेंटर में आना शुरू हो जाए, इस तरीके से प्लैनेट जो है फॉर्म होते हैं। येलो स्टार, फिर रेड जायंट, फिर प्लैनेटरी नेबुला, है ना, फिर उस तरीके से प्लैनेट जो है वो फॉर्म होते हैं व्हाइट ड्वार्फ, फिर ब्लैक ड्वार्फ, इस तरीके से हमें देखने को मिलते हैं। और वही अगर हम स्टार्स का फॉर्मेशन देखते हैं तो मैसिव स्टार जो है वो फॉर्म होते हैं, उसमें रेड सुपर जायंट, सुपरनोवा, और फिर उसके बाद यहाँ पर हमें ब्लैक होल जो है ये देखने को मिलता है। सुपरनोवा फिर ब्लैक होल। और डिटेल में कॉन्सेप्ट जानना है तो एमएम एकेडमी के जो ज्योग्राफी के लेक्चर्स है सीरीज़ है वो आप देखिए, उसमें और अच्छी तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। तो सुपरनोवा यहाँ पर हमें ब्लैक होल जो है वो देखने को मिलता है। तो ब्लैक होल इस तरीके से फॉर्म होता है। अब इसको ब्लैक होल क्यों कहा जा रहा है, देखिए दो चीज़ें हैं, ब्लैक एंड होल। अब यहाँ पर सबसे पहले होल का मतलब क्या है ये समझते हैं। होल बेसिकली एक हम बोल सकते हैं कि एक उपाधि जो है उस तरीके से दी गई है। एक्चुअल में वो कोई गड्ढा नहीं है, एक्चुअल में कोई होल नहीं है, लेकिन कैसा है कि उसकी ग्रेविटी जो है वो इतनी स्ट्रांग है। ग्रेविटी कैसे फॉर्म होती है वो मैंने आपको बताया था कि एक आप चादर ले लीजिए, ठीक है, इस तरीके की चादर है, ओके। अब चादर में आप कोई बड़ा सा गोला रख दीजिए, एक आयरन का गोला रख दीजिए, तो चादर जो है वो क्या होगी, इस तरीके से झुक जाएगी, है ना, इस तरीके से एक बल जो है वो क्रिएट हो जाएगा। अब ये जो बल क्रिएट हुआ है, यहाँ पर मैं सेपरेट बल निकालता हूँ, ये एक बल के इस तरीके से फॉर एग्जांपल क्रिएट हुआ है, ठीक है। यहाँ पर वो बड़ा बॉल जो है वो हमने रखा है, ऐसा इमेजिन कीजिए। अब फर्ज कीजिए कि यहाँ पर अगर मैं कोई चीज़ रखता हूँ, ठीक है, तो ये गिर कर इधर आ जाएगी। यहाँ पर अगर कोई चीज़ रख रहा हूँ ये गिर कर यहाँ आ जाएगी, है ना। यही बेसिकली क्या है, ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट है जो आइंस्टाइन के द्वारा दिया गया था, है ना, यही ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ पर आप खुद सोचिए, जो ग्रेविटी है, ग्रेविटी किस तरीके से रहेगी, ये जो बल्ज है उस पर डिपेंड करेगा, है ना। तो ये बल्ज जितना बड़ा रहेगा उतनी ही बड़ी ग्रेविटी रहेगी। यहाँ पर और फास्ट आएगा, और फास्ट आएगा, और अगर मैं नीचे करूँ तो और फास्ट आएगा, और फास्ट आएगा। मतलब जितना बड़ा बल्ज उतनी ही ज़्यादा ग्रेविटी, है ना। अब यहाँ पर आप फर्ज कीजिए कि ये जो बल्ज है ये डिपेंड किस पर करेगा, ये डिपेंड करेगा कि ये जो यहाँ पर रखा है हमने, इसका मास कितना है, ये कितना वजनदार है। अगर मैं एक समझ लीजिए एक चादर रखी है, इस पर एक प्लास्टिक का बॉल रखता हूँ, तो बल्ज कितना क्रिएट होगा, इतना ही क्रिएट होगा, है ना, तो उसकी ग्रेविटी भी कम। लेकिन अगर मैं आयरन बॉल रखूँ तो ज़्यादा बल्ज होगा, तो उसकी ग्रेविटी जो है ज़्यादा रहेगी, ज़्यादा, क्योंकि बल्ज क्रिएट हो रहा है ना। अब यहाँ पर जब हम ब्लैक होल देखते हैं ना साहब, तो ब्लैक होल जो है वो इतना वजनदार होता है, इतना मैसिव होता है, तो बहुत ही खतरनाक तरीके का बल जो है क्रिएट करता है, इतना करता है, उसकी ग्रेविटी इतनी भयानक होती है कि उसमें से कोई एस्केप ही नहीं कर सकता है। एस्केप वेलोसिटी होती है। एस्केप वेलोसिटी मतलब क्या कि हम जैसे जो ये समझ लीजिए कि क्या बोलते हैं हम उसको, रॉकेट जो है भेज रहे हैं, ठीक है, रॉकेट भेज रहे हैं, तो रॉकेट की एस्केप वेलोसिटी किस तरीके से हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि उसको अर्थ के एटमॉस्फेयर से, जिससे कि अर्थ की ग्रेविटी जो है उसे छुटकारा पाने के लिए, उससे एस्केप करने के लिए कितनी वेलोसिटी चाहिए रहेगी। तो ब्लैक होल अगर हम देखें उससे एस्केप ही नहीं कर सकता है कोई। मतलब समझ लीजिए जो लाइट है, लाइट एस्केप नहीं कर सकता है, लाइट भी नहीं निकल सकता है, तो इसलिए उसको होल बोलते रहे हैं, होल, कि इतना बड़ा गड्ढा है कि उसमें से कुछ भी बाहर नहीं निकल सकता है, ठीक है। और ब्लैक मतलब यहाँ पर क्या है, लाइट भी एस्केप नहीं कर पाएगा,
लाइट भी इसमें से बाहर नहीं निकल पाता है, इसलिए वो ब्लैक कलर का हमें देखने को मिलता है, इसलिए उसको ब्लैक होल जो है ये कहा जाता है। तो समझ में आपको इस तरीके से पढ़ना पड़ता है, इतना डीपली पढ़ना पड़ता है, तब हमारे पूरे कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाता है। तो यहाँ पर एस्केप वेलोसिटी अगर हम देखें तो इतनी स्ट्रांग होती है कि इवन लाइट जो है वो भी इसमें से एस्केप नहीं कर सकता है। यहाँ पर आप देख सकते हो ओवरऑल स्ट्रक्चर जो ब्लैक होल का है, यहाँ पर हमें जो एक्चुअल में ब्लैक होल है वो देखने को मिल रहा है, और यहाँ पर इवेंट हॉरिजॉन, यहाँ पर ग्रेविटेशनल बाउंड्री जिसमें से कोई भी लाइट जो है वो भी बाहर नहीं निकल सकता है ना। और उसी के साथ साथ यहाँ पर आपको डिस्क दिखाई देगी, क्योंकि लाइट जो है इसमें से बाहर नहीं निकल पा रहा है, लेकिन इसके सराउंडिंग में तो लाइट रहेगा ना, तो इसके सराउंडिंग में लाइट होता है, इसी से वो डिटेक्ट जो है वो किया जाता है। अगर आपको याद होगा हाल ही में जो ब्लैक होल है उसकी एक ब्लर इमेज जो है वो डिटेक्ट की गई थी, ठीक है। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। ब्लैक होल के बारे में अगर हम देखें तो पेनरोज जो है, पेनरोज जिसको यहाँ पर दिया गया है नोबेल, उसको अवार्ड किया गया है प्राइज फॉर डिस्कवरी ब्लैक होल फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पर जो थियोरी ऑफ रिलेटिविटी है, जनरल थियोरी ऑफ रिलेटिविटी किसने दी थी? आइंस्टाइन ने दी थी, है ना। तो ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है, आइंस्टाइन की थियोरी जो है उसके तहत फॉर्मेशन जो है इसने यहाँ पर डिस्कवर किया है। अब यहाँ पर आपको सीधा क्वेश्चन आ सकता है कि जो फिजिक्स है उसमें किसको जो नोबेल प्राइज़ है वो मिला हुआ है, ये एक क्वेश्चन बन सकता है। दूसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है? ब्लैक होल जो है उसके बारे में क्वेश्चन जो है वो बन सकता है, ब्लैक होल के बारे में आपको डीप से डीप पूछ लेंगे। तीसरा जो है आपको थियोरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, थियोरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में, कि थियोरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में कुछ आपको स्टेटमेंट्स आ जाएंगे, इसके रिगार्डिंग सही स्टेटमेंट बताओ, है ना। और चौथा क्वेश्चन आ सकता है आइंस्टाइन के बारे में। अगर आपको याद होगा 2018 या 19 का पेपर था, उसमें आइंस्टाइन के बारे में भी क्वेश्चन आ गया था, तो आइंस्टाइन के बारे में क्वेश्चन आ सकता है, या फिर ऐसा क्वेश्चन वो फ्रेम कर सकते हैं जिसके ऑप्शन में हमें आइंस्टाइन जो है वो दिखाई दे। तो देखिए कितने क्वेश्चन बन सकते हैं इस पर। यूपीएससी इतना अनप्रेडिक्टेबल हो गया है कि इन चारों में से कौन से इस पर वो सट्टा लगाएगा वो बता नहीं सकते हैं। तो इस तरीके से हमें पढ़ना पड़ेगा और पढ़ना ही पड़ेगा। देखिए यूपीएससी जब हम इतना टाइम दे रहे हैं यूपीएससी के लिए, एक एक साल, दो दो साल, तीन तीन साल, चार चार साल जब हम यूपीएससी को दे रहे हैं, तो फिर हम टाइम हमारा इन्वेस्ट होना चाहिए या वेस्ट होना चाहिए? वेस्ट नहीं होना चाहिए ना। आप एक साल अगर दे रहे हो उसमें फालतू की पढ़ाई अगर आप करते जा रहे हो, फालतू की वीडियोस देख रहे हो, तो मतलब नहीं है। आपका टाइम इन्वेस्ट होना चाहिए, वेस्ट नहीं होना चाहिए। तो इसलिए हमें स्पेसिफिक पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। और ख़ास अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो MM Academy ऐप डाउनलोड ज़रूर कीजिए। खैर प्रमोशन अपने जगह है ना। तो यहाँ पर जो गैंजिल है, और नहीं एक्चुअल में सीरियसली बोल रहा हूँ, क्योंकि उसमें टाइम आपका इन्वेस्ट ही होगा, आपने रिजल्ट ऑलरेडी देखा हुआ है। गैंजेल गेज यहाँ पर अवार्ड किए गए हैं प्राइज फॉर द डिस्कवरी ऑफ सुपर मैसिव कैपेसिटी ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ आवर गैलेक्सी। सेंटर ऑफ आवर गैलेक्सी मतलब हमारा जो गैलेक्सी है उसके सेंटर में हमें ये देखने को मिलता है, ये यहाँ पर डिस्कवर किया गया है, ठीक है। तो ये दोनों के नाम भी आपको पता रहने चाहिए, क्लियर है। तो ये पूरे कॉन्सेप्ट जो है डिटेल में कॉन्सेप्ट आपके ज्योग्राफी के सीरीज में मैंने कवर किए ही हुए हैं, पूरे कॉन्सेप्ट जो है आपके क्लियर किए हुए हैं, है ना। तो इसलिए आपका बिल्कुल, आप अगर इन्वेस्ट कर रहे हो तो पैसा बोलिए या टाइम बोलिए, टाइम इज़ मनी, टाइम इज़ मनी, है ना। तो यहाँ पर आपका पैसा जो है भले ही बहुत कम जा रहा हो, भले ही निग्लिजिबल जा रहा हो MM Academy पर, लेकिन आपका टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और वो जो टाइम आप दे रहे हो उसका पूरा यूटिलाइजेशन करवाना ये मेरी जिम्मेदारी है। तो इसलिए मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी पर आप यहाँ पर जो है वो ज्वाइन कर सकते हो, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। यहाँ पर पेनरोज यूज्ड आइंस्टाइन जनरल थियोरी ऑफ रिलेटिविटी, ठीक है। इसने जनरल थियोरी ऑफ रिलेटिविटी जो है आइंस्टाइन की वो ली है। आइंस्टाइन का एक मेजर फॉर्मूला आपको पता है क्या है? E=mc²। ये E=mc², सीधा ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि E=mc² जो है ये किसके द्वारा दिया गया है, तो उसमें आइंस्टाइन इसका जवाब रहेगा। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, मतलब इजी टू मॉडरेट टू हार्ड, कैसा क्वेश्चन यहाँ पर फ्रेम कर लेगी यूपीएससी बताते नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इन ऑर्डर टू प्रूव जो प्रोसेस है फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक होल्स की, वो एक स्टेबल प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि अब्रप्टली यहाँ पर जो ब्लैक होल है वो फॉर्म हो रहा है, ठीक है। ब्लैक होल जो है वो एग्जिस्ट एंड डिस्क्राइब देम इन डिटेल बैक इन 9665, है ना। यहाँ पर बहुत पहले ही यहाँ पर हमें देखने को मिला है, लेकिन अब क्या हुआ है, अब यहाँ पर इसका जो फॉर्मेशन है वो स्टेबल है, ये हमें देखने को मिला, और ये रिलेटेड है आइंस्टाइन की थियोरी ऑफ रिलेटिविटी से, ठीक है। और इन दोनों ने क्या किया है, इन दोनों ने यहाँ पर जो डिस्कवरी है एक्सट्रीमली हैवी ऑब्जेक्ट, यहाँ पर सेंटर ऑफ मिल्की वेज, ऐसा यहाँ पर बताया हुआ है, सेंटर ऑफ मिल्की वेज। अब यहाँ पर मिल्की वेज क्या है? गैलेक्सी है। गैलेक्सीज का फॉर्मेशन कैसे होता है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ना। तो यहाँ पर ये भी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। तो मिल्की वेज, जब हम मिल्की वेज की बात करते हैं तो मिल्की वेज ये गैलेक्सी है, इसको नाम दिया गया है हमारी गैलेक्सी को। ऐसे कई गैलेक्सीज हैं,
एंड्रोमेडा गैलेक्सी है, बहुत सारी गैलेक्सीज है ना। तो अलग अलग गैलेक्सीज के बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन रहना चाहिए। मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि इससे रिलेटेड और कौन कौन सी चीज़ें आपको पढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये हमें इसके थ्रू देखने को मिलता है। सिंगुलरिटी एग्जिस्ट, सिंगुलरिटी जो है वो एग्जिस्ट करती है कि अब इस पर भी सवाल खड़े हो जाते हैं। यहाँ पर आप देखोगे अगर सिंगुलरिटी मतलब बेसिकली होता क्या है, यहाँ पर आप देखते हैं सिंगुलरिटी है यहाँ पर, है ना। मतलब यहाँ से क्या है, यहाँ से कुछ भी नहीं जा रहा है, कुछ भी नहीं जा पा रहा है बाहर, कुछ भी नहीं निकलेगा, ठीक है। तो ये हमें सिंगुलरिटी जो है यहाँ पर देखने को, एकदम सेंट्रल पार्ट जो है इसको सिंगुलरिटी जो है वो कहा जाता है, सेंट्रल पार्ट, ठीक है, इसको कहा जाता है। तो ये यहाँ पर इस पर भी काफ़ी ज़्यादा सवाल जो है वो खड़े हो जाते हैं कि होगा या नहीं। तो अगर ये चेंज होता है तो यहाँ पर हो सकता है कि जो कॉन्सेप्ट्स है वो भी यहाँ पर चेंज होते हुए दिखाई दे। अब इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हो सकते हैं, तो बिग बैंग थियरी ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है जो आपको पता रहना चाहिए। मतलब ये आर्टिकल जो हमने देखा है इससे रिलेटेड और कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो सकते हैं जो आपको यूपीएससी में पूछे जा सकते हैं। फॉर्मेशन ऑफ स्टार्स कैसे होता है, फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट्स कैसे होते हैं, गैलेक्सीज का फॉर्मेशन कैसे होता है, कौन कौन से गैलेक्सियाँ, हमारे मिल्की वेज के पास कौन सी गैलेक्सी देखने को मिलती है, उसी के साथ क्लस्टर्स, सुपर क्लस्टर एक सरस्वती याद है आपको। तो ऐसे क्वेश्चंस जो है आपको एग्जाम में आ सकते हैं इस पर, तो इसके बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन रहनी चाहिए। सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर ज्योग्राफी के जो एमएम एकेडमी के लेक्चर्स है उसमें कवर किया हुआ है। नेक्स्ट हम यहाँ आते हैं स्मार्ट टेस्ट। स्मार्ट टेस्ट क्या है और ये क्यों मैटर करती है, ये भी हमारे जीएस पेपर 3 के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, खासकर जो डिफेंस से रिलेटेड चीज़ें हैं उस टॉपिक पर। मंडे को इंडिया ने सक्सेसफुली कंडक्ट किया है फ्लाइट टेस्ट ऑफ सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पेडो स्मार्ट सिस्टम, जो डीआरडीओ के द्वारा डेवलप किया गया है, ठीक है। तो स्मार्ट आपको पता रहना चाहिए। सीधा क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि स्मार्ट सिस्टम ये रिसेंटली न्यूज़ में थी, क्या है। तो अब यहाँ पर टॉर्पेडोज जो है, टॉर्पेडोज जो हमने यहाँ पर देखा है, टॉर्पेडोज क्या है, तो टॉर्पेडोज ये सेल्फ प्रोपेल्ड वेपन्स होते हैं। सेल्फ प्रोपेल्ड वेपन्स यहाँ से जैसे निकल रहे हैं ना, सेल्फ प्रोपेल्ड वेपन्स होते हैं जो ट्रैवल करते हैं अंडर वाटर, ध्यान दीजिएगा, अंडर वाटर ट्रैवल करते हैं जिससे कि टारगेट को हिट कर सके, ठीक है। लिमिटेड मतलब रेंज जो है वो लिमिटेड इसमें। तो यहाँ पर अंडर वाटर यहाँ पर है, इससे छोड़ा गया ये बुश से, और फिर उसके बाद उसने क्या किया, टारगेट को हिट कर दिया। इन द मिड 2010s डीआरडीओ ने यहाँ पर प्रोजेक्ट जो है वो अंडरटुक किया है जिससे कि कैपेसिटी बिल्ड कर सके टॉर्पेडोज को लॉन्च करने के लिए असिस्टेड बाय मिसाइल्स। ये हमें यहाँ पर देखने को मिला है और यही स्मार्ट है। स्मार्ट सिस्टम अगर हम देखते हैं इसमें क्या हमें देखने को मिलता है, मैकेनिज्म देखने को मिलता है जिससे कि टॉर्पेडो जो है वो लॉन्च किया जाता है, टॉर्पेडो लॉन्च किया जाता है सुपरसोनिक मिसाइल सिस्टम से। इसमें मॉडिफिकेशंस हमें देखने को मिल रहे हैं जिससे कि लॉन्गर रेंज तक भी जा सके। हमने यहाँ पर देखा है कि मोस्टली यहाँ पर शॉर्टर रेंज जो है लिमिटेड इसमें देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पर हमने क्या किया है, लॉन्गर रेंज तक भी ये जा सके खुद से ही, ये हमने यहाँ पर किया है। फॉर एग्जाम्पल टॉर्पेडो विद रेंज ऑफ फ्यू किलोमीटर्स, वो अब इसकी मदद से, स्मार्ट सिस्टम है, इसकी मदद से अब यहाँ पर 1000 किलोमीटर तक भी भेजी जा सकती है। आप खुद सोचिए कि इससे कितना ज़्यादा फायदा हमें हो रहा है। मतलब जो पहले छोटे डिस्टेंस तक जा रहा था अब वो लॉन्गर डिस्टेंस तक जा सकता है हमारी स्मार्ट सिस्टम की वजह से। अब ये टेस्ट के बारे में अगर हम देखते हैं, टेस्ट जो है कंडक्ट किया गया है व्हीलर्स आइलैंड पर, ठीक है, उड़ीसा कोस्ट पर। तो अब यहाँ पर आपको क्वेश्चन आ सकता है, अलग अलग आइलैंड जो है अलग अलग यहाँ पर दे दिए जाएंगे, और यहाँ पर व्हीलर आइलैंड है, इस पर क्या होता है, इस पर क्या होता है, इस पर टेस्टिंग होती है, इस पर क्या होता है, इस पर क्या होता है, ये क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं। डीआरडीओ ने कहा कि सभी मिशन, ऑल मिशन ऑब्जेक्टिव्स इंक्लूडिंग यहाँ पर जो डेसिग्नेट रेंज, एल्टीट्यूड, सेपरेशन ऑफ इट्स नोज कोन, यहाँ पर टॉर्पेड जो है उसको यहाँ पर रिलीज करना और परफेक्ट तरीके से जो वेलोसिटी इस तरीके से देना कि परफेक्टली वो अपने टारगेट को मीट कर सके, ठीक है। ये यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब सिग्निफिकेंस अगर हम देखते हैं तो काफ़ी अच्छा सिग्निफिकेंस है। हमारे जो नेवी है, एंटी सबमरीन वॉरफेयर है, उसकी कैपेबिलिटी यहाँ पर बूस्ट हो सकती है। हमारे जो डिफेंस सिस्टम है उसको यहाँ पर बूस्ट जो है वो मिल सकता है ना। तो काफ़ी अच्छा यहाँ पर हमें चीज़ें जो है वो देखने को मिल सकती है। तो स्मार्ट सिस्टम से नीचे देखे में से इसमें से क्या क्या हो सकता है, ऐसे क्वेश्चंस भी आपको पूछे जा सकते हैं, तो ये भी आपको पता रहना चाहिए। अब रिलेटेड न्यूज़, इससे रिलेटेड न्यूज़ और आपको क्या क्या पता रहना ज़रूरी है, तो शौर्य जो है इसके बारे में आपको पता रहना ज़रूरी है। शौर्य, ठीक है, उसके K-12 फैमिली जो है इसके बारे में आपको पता रहना ज़रूरी है। 6 अक्टूबर की जो कौन बनेगा IAS सीरीज़ है, कौन बनेगा IAS सीरीज़ जो है उसमें ये दोनों ही कवर किए हुए हैं, उसमें ये दोनों ही जो है वो कवर किए हुए हैं। तो उसकी PDF आपको टेलीग्राम पर दी ही गई है।
तो टेलीग्राम पर आप फॉलो कीजिए, कौन बनेगा आईएएस सीरीज का जो क्वेश्चन है वो भी क्वेश्चन रूप में ये कवर किए गए हैं, तो क्वेश्चन रूप में आपको देखने को मिल जाएंगे, है ना। तो ये चीज़ आप उसमें से रीड ज़रूर कीजिए, उसमें डिटेल में सारी चीज़ें K-12 फैमिली के बारे में बोलिए, शौर्य के बारे में बोलिए, डिटेल में बताया गया है। उसी के साथ डिफरेंस जो है क्रूज मिसाइल का, बैलिस्टिक मिसाइल का, ये भी हमने ऑलरेडी कवर किया हुआ है कि क्रूज मिसाइल से क्या बेनिफिट है, बैलिस्टिक मिसाइल का क्या होता है ना। प्रोजेक्टाइल, बेसिकली प्रोजेक्टाइल जो है उसमें डिफरेंस होता है कि इसको गाइड, एक को गाइड करना पड़ता है, एक को नहीं करना पड़ता है। आप छोड़ दिए यहाँ पर ये गिरेगा ही गिरेगा, ये गाइडेड होता है कि भैया जहाँ गिराना है वहाँ हम गिरा सकते हैं, ठीक है। तो ये आप कौन बनेगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ टेलीग्राम चैनल आप फॉलो जरूर कीजिए। टेलीग्राम पर आप कुछ भी करके फॉलो कीजिए, वहाँ पर आपको पीडीएफ जो है मतलब न्यूज़पेपर की, इसकी और कौन बनेगा सीरीज की मिलती है, जहाँ पर आपका बहुत आपको फायदा मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पर आ रहे हैं, रोड टनल जो है वो प्रपोज किया गया है। रोड टनल वेस्टर्न घाट्स, पर्पस क्या है, कंसर्न्स क्या है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो रोड टनल यहाँ पर बना है, टनल मतलब अंडरग्राउंड होता है ना। तो यहाँ पर आप देखें कोझिकोडे से लेकर यहाँ पर वायनाड हमें देखने को मिल रहा है। तो अब इससे रिलेटेड कौन कौन से कंसर्न्स हैं, देखिए अगर हम नीचे आते हैं, केरला बोलते हैं, तो वहाँ पर हमें बहुत सारे नेशनल पार्क देखने को मिलते हैं, नेशनल पार्क देखने को मिलते हैं। उसी के साथ साथ बहुत सारे सेंसिटिव जोन जो है, वेस्टर्न घाट बोलने के बाद अपने आप में वो बहुत ज़्यादा इको सेंसिटिव जोन जो है वो हमें देखने को मिलता है ना। तो इसीलिए अब यहाँ पर आपको इससे रिलेटेड सारी ही चीज़ें जो है वो पता रहना बहुत ज़रूरी है। तो आइए यहाँ पर इसके बारे में हम जानने की जो है वो कोशिश करते हैं। तो जब ये प्रोजेक्ट की हम बात करते हैं तो मंडे को केरला चीफ मिनिस्टर जो है उन्होंने यहाँ पर लॉन्च किया टनल रोड प्रोजेक्ट्स, जो यहाँ पर कोझिकोडे को वायनाड से कनेक्ट करेगा, ठीक है। अब यहाँ पर जब कनेक्ट करेगा तो इसमें जो प्रॉब्लम्स है वो भी आ सकते हैं। प्रॉब्लम्स कैसे आ सकते हैं, क्योंकि देखिए जो टेक्निकल सेक्शंस है वो दिए जाते हैं, उसी के एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असिस्टेंस रिपोर्ट जो है वो हमें देखने को मिलती है। यहाँ पर क्लियरेंस जो है वो देखने को मिलता है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज से। तो इन सब से यहाँ पर क्लियरेंस लेने में काफ़ी वक्त जो है वो भी जा सकता है ना। तो ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। अब टनल के बारे में अगर हम देखते हैं, टनल के बारे में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 7 किलोमीटर टनल है, डिस्क्राइब किया जा रहा है थर्ड लॉन्गेस्ट इन दी कंट्री। ये 8 किलोमीटर लॉन्ग रोड है जो यहाँ पर सेंसिटिव फॉरेस्ट हिल जो है वेस्टर्न घाट से उससे कट होते हुए जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर कहाँ एंड पॉइंट है, कहाँ शुरू हो रहा है, यहाँ पर हमें बेसिकली कोझिकोडे से लेकर तो वायनाड देखने को मिल रहा है। एट प्रेजेंट वायनाड प्लेट्यू जो है लिंक्ड है टू द रेस्ट ऑफ द केरला वाया 4 रोड से लिंक्ड है, ठीक है। ये रोड आप यहाँ पर देख सकते हो, बाकी रोड इतने ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। अगर आप स्टेट पीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहता है, बाकी यूपीएससी के लिए ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट पैच नहीं है। इम्पैक्ट अगर हम देखते हैं इकोलॉजिकल, तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने आइडेंटिफाई किया है प्रपोज रूट हाईली सेंसिटिव पैच है, जिसमें हमें एवरग्रीन सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे। अब यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि इंडिया में कहाँ कहाँ पर एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं, सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं, मार्श लैंड देखने को मिलते हैं, शोला ट्रैक्स यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। उसी के साथ साथ एलिफेंट कॉरिडोर, तो आपको सीधा आ सकता है कि इंडिया में कहाँ कहाँ पर एलिफेंट कॉरिडोर देखने को मिलते हैं, या फिर एलिफेंट कॉरिडोर के बारे में आपको क्वेश्चंस जो है वो पूछे जा सकते हैं। एलिफेंट कॉरिडोर जो यहाँ पर स्प्रेडेड है, यहाँ पर 2 मेजर रिवर्स भी यहाँ पर आ रही है। कौन सी आ रही है, चलियार, कबानी, ये यहाँ पर कर्नाटका में फ्लो होती है, ओरिजिनेट होती है वायनाड हिल से, ठीक है। तो इन रिवर्स के बारे में आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं। उसी के साथ साथ ट्रिब्यूटरीज जो है उनके बारे में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आ सकते हैं। एनवायरमेंटल क्लियरेंस की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो फॉरेस्ट है उसको डिस्ट्रॉय नहीं किया जाएगा या फिर करने दिया जाएगा, तो इसकी वजह से भी काफ़ी प्रॉब्लम्स जो है वो फेस किए जा सकते हैं, है ना। अब यहाँ पर जो टनल है उसमें एनवायरमेंटल क्लियरेंस में भी प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। खासकर देखिए इलेक्शंस वगैरह हैं तो यहाँ पर लोगों को खुश करना है, उससे भी रिलेटेड यहाँ पर देखने को मिलता है। तो रिलेटेड टॉपिक्स अगर हम देखें तो कौन कौन से क्वेश्चंस, एवरग्रीन, सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट, मार्श लैंड, शोला ट्रैक्स, इस पर आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं। एलिफेंट कॉरिडोर जो है इंडिया में, पूरे इंडिया में कहाँ कहाँ पर है, ये भी आपको क्वेश्चन आ सकते हैं। चलियार, कंबानी रिवर, इस पर क्वेश्चन आ सकते हैं। लैंडस्लाइड क्या होता है, इस पर तो मेंस में भी क्वेश्चन आया हुआ है, अगर आपको याद होगा यूपीएससी के मेंस में भी क्वेश्चन आया हुआ है लैंडस्लाइड पर। लैंडस्लाइड ज्योग्राफी के लेक्चर्स में मैंने डिटेल में कवर ऑलरेडी किया हुआ है। नेशनल पार्क अगर हम देखते हैं, वहाँ पर फ्लोरा एंड फौना अगर हम देखते हैं, तो नेशनल पार्क अगर हम केरला में देखते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली हमें 5 जो नेशनल पार्क है वो देखने को मिलते हैं, है ना। उसमें कौन कौन से आते हैं अगर हम देखें तो जो अपना कौन सा है वो यार, अरे साइलेंट वैली नेशनल पार्क जो है वो हमें देखने को मिलता है। उसी के साथ साथ और कौन सा है वो, एराविकुलम नेशनल पार्क जो है वो देखने को मिलता है। उसी के साथ साथ जो पंपडम है वो नेशनल पार्क देखने को मिलता है ना। फिर उसके बाद अन्नाईमुड़ी जो है वो देखने को मिलता है। और 5वां और कौन सा नेशनल पार्क है यार,
केटन, मैथीकेटन नेशनल पार्क है ना, मैथीकेटन नेशनल पार्क, मैथीकेटन ही है क्या? हाँ, मैथीकेटन नेशनल पार्क जो है वो भी देखने को मिलता है ना। हाँ, तो ऐसे इस तरीके से 5 नेशनल पार्क जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। तो 5 ये मतलब प्रॉबेबली मोस्ट प्रॉबेबली 5 नेशनल पार्क हमें वहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा वहाँ पर फ्लोरा एंड फौना कौन सा देखने को मिलता है ना। अब अगर हम यहाँ पर एरेविकुलम नेशनल पार्क देखते हैं तो उसमें हमें नीलगिरी थार जो है, इंडिजिनस पॉपुलेशन नीलगिरी थार, हाईली इंडेंजर्ड माउंटेन गोट है ना। तो इस तरीके से हमें देखने को मिलते हैं। तो काफ़ी सेंसिटिव जोन जो है वो ऑलरेडी हो ही जाता है। तो ये चीज़ भी आपको इनके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन जो है वो रहनी चाहिए। साइलेंट वैली नेशनल पार्क तो बहुत फेमस है। साइलेंट वैली नेशनल पार्क मतलब ये आप समझ लीजिए कि बहुत ही, इसका तो ईयर भी अगर आपको पता रहे तो बहुत अच्छी बात है। 1984 जो उसमें इसका फॉर्मेशन हुआ था, है ना। तो काफ़ी बड़े एरिया पर हमें ये देखने को मिलता है और काफ़ी फ्लोरा एंड फौना जो है वो भी काफ़ी अच्छा खासा हमें देखने को मिलता है। तो इसके बारे में भी आपको पता रहना चाहिए। वेजिटेशन जो किस तरीके की वेजिटेशन होती है वो भी आपको अच्छी तरीके से यहाँ पर पता रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे आप मतलब ऑर्चिड के स्पीशीज़ बोलिए, फर्न्स बोलिए, है ना, ये सारी चीज़ें हमें साइलेंट वैली नेशनल पार्क जो है उसमें देखने को मिलती है। तो इसलिए यहाँ पर एवरग्रीन फॉरेस्ट जो उसका भी पैच हमें देखने को मिलता है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसलिए ये सारी चीज़ें जो है मतलब पूरे कंट्री के नेशनल पार्क बोलिए, तो इसके लिए क्या आप कर सकते हो पूरे कंट्री के नेशनल पार्क देखने के लिए? जो स्टैटिक जीके का पोर्शन है, स्टैटिक जीके जो है ना उसका कहाँ पर, MM एकेडमी ऐप पर स्टैटिक जीके का कोर्स है, उसमें आपको जितने भी नेशनल पार्क है वो मिल जाएंगे। उसमें जो इन्फॉर्मेशन है डिटेल में वो आपको वहाँ पर मिल जाएगी, है ना। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब इसमें अगर हम साइलेंट वैली में देखते हैं तो लायन टेल्ड मकाओ में देखने को मिलता है, नीलगिरी लंगूर, तो लेपर्ड कैट, जंगल कैट, इस तरीके बहुत सारे हमें फोना जो है वो भी देखने को मिलते हैं। तो क्या होता है, आप अगर बार बार पढ़ते रहोगे ना तो अपने आप आपको याद हो ही जाएगा। तो इसलिए जो नेशनल पार्क, खासकर जो नेशनल पार्क है, जो स्टैटिक जीके का पोर्शन है ना, उसके अगर आप रोज़ पढ़ते रहोगे, रिवाइज करते रहोगे, एक बार आपने वीडियो देख लिया फिर उसके बाद PPT रिवाइज करते रहे, तो इससे आपको बहुत बेनिफिट जो है वो मिल सकता है। क्लियर है? तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट हम आते हैं यहाँ पर जो इल्यूजिव प्रॉमिस ऑफ वर्क है। मतलब यहाँ पर जो हमारे क्या बोलते हैं उसको यार कभी कभी ना दिन ऐसा होता है कि आपको आपके मतलब ज़बान में वो शब्द होते हैं लेकिन वो निकलते नहीं है। कोई दिन ऐसा हो जाता है। तो आज का मेरे लिए वो दिन है कि मेरे सब ज़बान पर है, मतलब इंक्लूडिंग सारे नेशनल पार्क, पूरे देश के नेशनल पार्क ऐसे पूरे ज़बान पर रहते हैं। लेकिन अभी देखिए आप फाइनल ये वाला जो नेशनल पार्क है याद ही नहीं आ रहा था। तो इस तरीके से हो जाता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ आज के उस लेक्चर में थोड़ा अगर शब्द जो है इस तरीके से हो जाए। इल्यूजिव प्रॉमिस ऑफ वर्क, लेबर जो है, लेबर उनके बारे में बात हो रही है। पेंडेमिक की वजह से माइग्रेंट लेबर जो है वो काफ़ी ज़्यादा उनका शिफ्टिंग जो है देखने को मिला है, माइग्रेंट देखने को मिला है। अब इसके तहत यहाँ पर जो गरीब कल्याण रोजगार अभियान है वो लॉन्च किया गया सरकार की तरफ से, गरीब कल्याण रोजगार अभियान। अब ये कौन से ऑब्जेक्टिव के तहत किया गया कि यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड की जाए। दूसरा ये है कि डेवलपमेंट जो है रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर का वो यहाँ पर किया जाए। तो देखिए दो ऑब्जेक्टिव है, मेंस पर्सपेक्टिव से कितना इंपॉर्टेंट है। सीधा क्वेश्चन आ सकता है गरीब कल्याण योजना पर, है ना। अभी भी जिन्होंने दिया है इस बार का UPSC, वो भी अगर मेंस अटेम्प्ट कर रहे हैं कोई, तो उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा गरीब कल्याण रोजगार अभियान। तो ये ट्विन ऑब्जेक्टिव है, ये आपको पता रहना चाहिए। अब यहाँ पर ऑब्जेक्टिव जो है स्कीम के वो काफ़ी लाउडेबल है, स्पेशली जहाँ पर अनसर्टेनिटी हमें देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे जो एक्सपेंडिचर यहाँ पर सरकार कर रही है, इतना जो खर्च कर रही है, क्या वो यील्ड उनको प्रॉपर दे सकता है? अगर दे सकता है तो वो कौन सी चॉइसेस से गाइडेड रहेगा? पहला तो है नंबर ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट, कितने माइग्रेंट नंबर्स है डिस्ट्रिक्ट से। दूसरा है कि डिस्ट्रिक्ट जो है कितने पुअर है रिलेटिव टू अदर्स, दूसरे डिस्ट्रिक्ट के मुकाबले यहाँ पर लोग जो है कितने गरीब है। तीसरा है कि इफिशिएंट कितना है डिस्ट्रिक्ट है इन टर्म्स ऑफ डिलीवरी, कितना यहाँ पर इफिशिएंट हमें प्रोग्राम ऑब्जेक्टिव देखने को मिलता है। पहला क्राइटेरिया अगर हम देखते हैं, पहला क्या है कि यहाँ पर कितने नंबर ऑफ माइग्रेंट्स हैं, तो डेटा ही अवेलेबल नहीं है कितने हैं, है ना। रिसेंट डेटा जो है अवेलेबल ही नहीं है। तो यहाँ पर ये जो स्कीम है ये अप्लीकेबल होती है उस डिस्ट्रिक्ट पर जहाँ पर एटलीस्ट 25% रिटर्निंग माइग्रेंट्स हो, जहाँ पर वापिस आए हुए 25,000 कम से कम रिटर्निंग माइग्रेंट्स हो, है ना। तो वहाँ पर हमें देखने को मिलता है। अगर हम दूसरे क्राइटेरिया के बारे में बात करते हैं, दूसरा क्राइटेरिया कौन सा था कि यहाँ पर गरीब कितने हैं एज कम्पेयर टू दूसरे डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पर गरीब कितने, ये कितना डिस्ट्रिक्ट गरीब है। तो इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है एवरेज लेस डेवलप्ड बेस्ड ऑन नाइट लाइफ डाटा, और उसी के साथ साथ पॉवर्टी रेट, लिटरेसी रेट, है ना। यहाँ पर प्रोपोर्शन, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब कितने हैं, तो ये सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है कि डिस्ट्रिक्ट जो है वो कितनी पुअर है एज कम्पेयर टू बाकी डिस्ट्रिक्ट। इसमें भी अगर हम देखते हैं तो आप बिहार देखिए, उत्तर प्रदेश देखिए, वहाँ पर बहुत सारे लोग जो है वो स्विच होकर आए हैं, बहुत सारे माइग्रेंट वर्कर्स आए हैं वापस, रिटर्निंग माइग्रेंट वर्कर्स।
लेकिन अगर आप देखोगे करप्शन इतना ज़्यादा होता है, ये सब होता है, तो एक गरीब जो है, भले ही यहाँ पर गरीब डिस्ट्रिक्ट्स है, पुअर डिस्ट्रिक्ट्स है एज कम्पेयर टू अदर्स, लेकिन वो वर्स्ट परफॉर्मिंग भी है। उन्होंने यहाँ पर इतना सहूलत देने के बाद भी, इतनी स्कीम लाने के बाद भी उन्होंने कोई खासा परफॉर्म नहीं किया है। तीसरा अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर ये जो परफॉर्मेंस इंडिकेटर है ना, वो यहाँ पर दो ब्रॉड कैटेगरीज पर होता है। तीसरा क्राइटेरिया क्या था, इफिशिएंट, ये जो डिस्ट्रिक्ट्स है कितने इफिशिएंट है इन टर्म्स ऑफ डिलीवरी ऑफ प्रोग्राम, यहाँ पर जो लाया गया है स्कीम कितनी इफिशिएंट है। यहाँ पर कवरेज हमें देखने को मिलता है, कितना कवरेज जा रहा है। दूसरा इंटेंसिटी कितनी है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलती है, मतलब प्रोग्राम पार्टिसिपेट कितने कर रहे हैं। तो देखिए इसमें भी अगर हम देखें तो ज़्यादा कोई अच्छा यहाँ पर परफॉर्मेंस हमें देखने को नहीं मिल रहा है, ठीक है, इतना कोई अच्छा परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिल रहा है। इसमें भी अगर हम देखते हैं तो उसमें करप्शन का रोल जो है बहुत बड़ा रोल अदा होता है। उसी के साथ साथ इनके पास रिसोर्सेज जो है वो इतने है ही नहीं कि वो इस तरीके से पूरे जो सिस्टम है उसमें प्रॉपरली फंक्शनिंग जो है वो दे सके। पैटर्न किस तरीके से इमर्ज हुआ है कि तो ये जो डिस्ट्रिक्ट्स है जहाँ पर ये लागू हुआ है, फेयर वर्ड्स ऑन एवरेज ओवरऑल कंपोजिट इंडेक्स में अगर हम देखते हैं, मतलब यहाँ पर देखिए जहाँ पर गरीब कल्याण स्कीम दी गई है वो कोई अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए हैं। मतलब हाउएवर यहाँ पर डेमोग्राफिक इंटेंसिटी जो है उसमें भले उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया हो, लेकिन फाइनेंशियल इंटेंसिटी जो है उसमें काफ़ी बुरा परफॉर्म किया है उन्होंने। मतलब यहाँ पर बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या था कि लोगों को पैसा दिया जा सके, लेकिन उसमें भी अच्छा परफॉर्म जो है वो नहीं कर पाए। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर ड्रॉबैक जो है देखने को मिल रहा है। टुगेदर विथ अदर एविडेंसेस स्टेट लेवल इंप्लीमेंटेशन जो है मनरेगा का, देखिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ से मिल रही है, मनरेगा से मिल रही है। लेकिन मनरेगा अगर हम देखते हैं वहाँ पर भी इरेगुलरिटीज़ देखने को मिली है, वहाँ पर भी कोई अच्छा, मतलब यहाँ पर अगर हम देखें बहुत बार हमने देखा हुआ है मनरेगा के बारे में सेपरेट एडिटोरियल्स हमने कवर किए हुए हैं। सप्लाई डिमांड गैप जो है वो हमने देखा हुआ है कि सप्लाई इतना ज़्यादा हो रहा है, लेकिन जो मनरेगा के लिए डिमांड्स है वही इतनी नहीं हो रही है। डिमांड मतलब लोगों की तरफ से नहीं, लोग तो काफ़ी सप्लाई में आ रहे हैं कि भैया हमको चाहिए, लेकिन यहाँ पर जो मनरेगा है वो पूरे सिस्टम में ही उतनी डिमांड जो है लेबर्स की वो नहीं हो रही है। मतलब खड्डा खोदो योजना, खड्डा खोदने के लिए आ रहे हैं यहाँ पर 100 लोग, लेकिन ज़रूरत यहाँ पर कितने की है, सिर्फ 2 या 3 लोगों की। तो ये प्रॉब्लम हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो मनरेगा के तहत भी यहाँ पर कोई अच्छा परफॉर्मेंस जो है वो हमें देखने को नहीं मिल रहा है। तो अगर हम ओवरऑल यील्ड देखते हैं, इसका ओवरऑल यील्ड देखते हैं, तो गवर्नमेंट ने यहाँ पर फोकस करना चाहिए कि एम्प्लॉयमेंट कैसे बढ़ाया जाए। यहाँ पर लोगों के हाथ में पैसा जो दिया जा रहा है उसकी यील्ड इतनी ज़्यादा नहीं मिलने वाली है, उसका जो रिटर्न्स है वो इतने ज़्यादा नहीं मिलने वाले हैं। आप यहाँ पर जो MM एकेडमी है उस पर कुछ पैसे जो है वो इन्वेस्ट कर रहे हो, उसके रिटर्न्स अगर आपको हाई मिलते हैं तो यहाँ पर आपको फ़ायदा हो रहा है ना, क्योंकि जो जिन्होंने भी इन्वेस्ट किया है उनको जो मतलब क्वेश्चंस आए हैं UPSC में उसमें बहुत फ़ायदा हुआ है। तो मतलब आपका ये पूरा जो है निकल गया है, इन्वेस्टमेंट आपका निकल गया है, उसको इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। लेकिन अगर आपको फ़ायदा ना हो तो वेस्ट हो जाएगा, तो सरकार जो यहाँ पर खर्च कर रही है वो वेस्ट हो रहा है। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। दूसरा अगर हम देखिए अब्सेंस ऑफ विमेन, देखिए ये कल का जो हमने आर्टिकल देखा था साइंटिस्ट वाला उसी से कनेक्टेड है, लेकिन यहाँ पर GS पेपर 2 में जो कंपेरेटिव कॉन्स्टिट्यूशन आता है उसके लिए केनिया का थोड़ा यहाँ पर रेफरेंस लिया गया है, तो वो हमें देखना पड़ेगा। केनिया में 2/3 रूल जो है केनिया के न्यू कॉन्स्टिट्यूशन में अगर हम देखें आर्टिकल 27(8) उसमें यहाँ पर रिक्वायर्ड होता है कि लेजिस्लेटिव जो अदर मेजर्स है यहाँ पर 2/3 ऑफ द मेंबर जो है इलेक्टिव अपॉइंटेटिव बॉडीज़ के वो सेम जेंडर के रहना चाहिए। तो ये एक पॉइंट हमें वहाँ पर देखने को मिलता है। इंडिया में अगर हम देखें 33% जो है रिजर्वेशन पार्लियामेंट में देने की बात की जा रही है, लेकिन देखिए क्या होता है कि ठीक है आप वो फुलफिल कर पा रहे हो क्या, होता ही नहीं है, उतना फुलफिल हो ही नहीं पाता है ना। अब यहाँ पर अगर हम केनिया से कंपेयर करते हैं, केनिया ने सिक्योर्ड 22% वीमेन जो है वो नेशनल असेंबली में प्रेजेंट है, जिसमें 349 मेंबर देखने को मिलते हैं। तो परसेंटेज इंपॉर्टेंट है यहाँ पर 22%। इंडिया का अगर हम हाईएस्ट देखें 2019 के इलेक्शन में जो महिलाएं हैं, विमेन है, वो हमें पार्लियामेंट में देखने को मिल रही है, और वो कितनी है 14.58। मतलब आज तक 15% ज़्यादा नहीं गए जा पाए हैं महिलाएं जो पार्लियामेंट में अगर हम बात करते हैं। तो खुद सोचिए आप, केनिया के सीनेट में अगर हम देखें 31% अगर हम देखते हैं, इंडिया के राज्यसभा में अगर हम देखें तो कंप्राइज 25 आउट ऑफ 243, सोचिए कितने कम है। तो यहाँ पर जेंडर इनइक्वालिटी जो है बहुत ज़्यादा हो रही है ना, बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिल रही है। यहाँ पर असिमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन जो है वो हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो इससे रिलेटेड यहाँ पर हमें जो कल के आर्टिकल में हमने देखा था कि इंडिया का जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो रिलीज करती है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, उसमें रैंक क्या है ना, वो कौन कौन से यहाँ पर डायमेंशंस लेता है। कल ही हमने देखा था इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन, एजुकेशन, हेल्थ एंड पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, ये भी एक फैक्टर हमें देखने को मिलता है। इंडिया तो खैर इसमें काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है, अगर हम देखें तो हेल्थ में खराब परफॉर्म कर रही है, इस तरीके से हमें देखने को मिलता है। इंडिया का 112वां रैंक है, फर्स्ट पर हमें आइसलैंड देखने को मिलता है। उसी के साथ साथ जो जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स है रिलीज बाय UNDP, ये भी हमें देखने को मिलता है। इसमें हेल्थ, एम्पावरमेंट, इकोनॉमिक स्टेटस ये आ जाता है, ठीक है। तो ये भी चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंडिया का 122nd रैंक 162 कंट्रीज़ में से, ठीक है।
तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो अब यहाँ पर हमें न्यूज़ आर्टिकल देखने को मिलते हैं। तो इकोनॉमी सेक्शन अगर हम देखें इंडियन एक्सप्रेस का, उसमें इन्फ्लेशन की वजह से आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है स्टेटस को मेंटेन करेगी। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, बहुत बार मैंने आपको बताया है, 6 मेंबर्स होते हैं, 3 होते हैं आरबीआई की तरफ से और 3 जो है वो होते हैं गवर्नमेंट की तरफ से। इसमें गवर्नर जो होते हैं आरबीआई के इंक्लूडेड होते हैं और यहाँ पर 3 नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं गवर्नमेंट की तरफ से। नॉमिनेट नहीं किए गए थे, 4 साल के लिए होते हैं, नॉमिनेट नहीं किए गए थे, इसलिए जो मीटिंग है पोस्टपोन्ड हो गई थी। और इनका काम क्या होता है? पहला होता है इन्फ्लेशन कंट्रोल करना 4+-2, दूसरा होता है कि ग्रोथ जो है ये दिलाना। ग्रोथ अगर दिलाना है, ग्रोथ अगर बहुत ज़्यादा करनी है, बहुत ज़्यादा लोग खर्च कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ये वो, तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? रेपो रेट कम करना पड़ेगा, है ना। जिससे क्या होगा? लोगों के हाथों में ज़्यादा पैसा जाएगा, लोग ज़्यादा खर्च करेंगे, डिमांड बढ़ेगी, ग्रोथ बढ़ेगी। लेकिन इसके चक्कर में हम इन्फ्लेशन भी बढ़ा सकते हैं, क्योंकि ग्रोथ हो रही है, लोगों के पास डिमांड बढ़ रही है, ठीक है, लोगों के पास पैसा आ गया, लोगों के पास डिमांड बढ़ रही है, लोगों के पास इतना पैसा आ गया है, लोग जो है वो भर भर के मर्सिडीज़ खरीदना चाहते हैं। लेकिन मर्सिडीज़ का सप्लाई तो लिमिटेड है। सप्लाई लिमिटेड रहने की वजह से पहले जो 1 करोड़ में आ रही थी वो 10 करोड़ में आएगी, है ना। तो ये चीज़ हो जाएगी, तो इससे क्या होगा? इन्फ्लेशन इंक्रीज हो जाएगा। इन्फ्लेशन, ये उनका टारगेट तो इन्फ्लेशन ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए, तो इसलिए एकदम से आरबीआई जो है वो अपना रेपो रेट कम भी नहीं कर सकते, उनको मेंटेन करना पड़ता है दोनों ही चीज़ें। एट प्रेजेंट स्टैगफ्लेशन देखने को मिल रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पर ग्रोथ भी अच्छी होती ना, अगर ग्रोथ अच्छी होती, मैं आपको बता रहा हूँ, एट प्रेजेंट अगर हमारी ग्रोथ सफिशिएंट होती, अच्छी होती, तो जिस तरीके का इन्फ्लेशन चल रहा है, तो इसके हिसाब से आरबीआई अपने रेपो रेट जो है वो बढ़ा देती, रेपो रेट हमने बढ़ा देती। लेकिन अभी क्या हो रहा है? ग्रोथ नीचे जा रही है, स्टैगफ्लेशन हो रहा है, ग्रोथ नीचे जा रही है, इन्फ्लेशन ऊपर जा रहा है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए ये स्टेटस को जो है वो मेंटेन कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा अगर हम देखें, जीएसटी काउंसिल मीट जो है वो यहाँ पर वोटिंग जो है उसको फिर से करेगी। यहाँ पर काफ़ी प्रॉब्लम्स आ गए थे। जीएसटी काउंसिल का वीडियो, मतलब जीएसटी गुड्स एंड सर्विस का वीडियो जो है ऑलरेडी पॉलिटी के सेक्शन में इंक्लूड किया गया है एमएम एकेडमी के। उसमें जीएसटी काउंसिल के जो आर्टिकल्स है, जीएसटी क्या है, सेल्स टैक्स क्या था, कास्केड इफेक्ट क्या है, ये सारी ही चीज़ें एग्जाम्पल के थ्रू मैंने यहाँ पर कवर की हुई है। तो आप वो वीडियो आप ज़रूर देखिए, काफ़ी दिलचस्प वीडियो मैंने बनाया। मतलब मुझे पर्सनली वो वीडियो काफ़ी पसंद आया है, मतलब मैं वो बार बार खुद ही देखता हूँ वो वीडियो, इतना अच्छा मुझे लगा है जीएसटी का वीडियो जो है। तो क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट उसमें क्लियर हो गए हैं, इंक्लूडिंग मेन सेल रेट भी, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें मैंने आपको बताई है। नेक्स्ट यहाँ पर द हिंदू का न्यूज़ आर्टिकल है। द हिंदू में आ रहा है कि नो स्टैंड ऑफ बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। हमारे यहाँ पर एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव देखने को मिलता है ना। अब क्या है कि यहाँ पर ये सेपरेशन ऑफ फंक्शनिंग तो हमें देखने को मिलते हैं। देखिए, सेपरेशन ऑफ पावर एंड सेपरेशन ऑफ फंक्शनिंग, इसमें थोड़ा डिफरेंस है। सेपरेशन ऑफ पावर खासकर अगर हम यूएसए देखें, वहाँ पर देखने को मिलता है कि कोई एनक्रोच ही नहीं कर सकता एक दूसरे की बाउंड्री में। ये रिजिड है, ये रिजिड बाउंड्री जो है बना दी गई है, इसमें कोई एनक्रोच नहीं कर पाएगा, ये इधर नहीं जा पाएगा, इधर नहीं जा पाएगा, ये इधर नहीं जा पाएगा। मगर हमारे यहाँ पर इतना स्ट्रिक्ट नहीं है। हमारे यहाँ पर है सेपरेशन तो है, लेकिन हमारे यहाँ पर सेपरेशन जो है वो फंक्शंस का है, सेपरेशन ऑफ फंक्शंस है। क्योंकि जो जुडिशरी है वो यहाँ पर क्रॉस एंड चेक कर सकती है कि कोई अगर निर्णय लिया गया है ये सही है या नहीं, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार कर देना, है ना, ये सारी चीज़ें। जो एग्जीक्यूटिव है वो लेजिस्लेचर में जा सकता है ऑर्डिनेंस जो है वो इशू करके, और जो लेजिस्लेचर है वो जुडिशरी के इसमें भी जा सकता है, बहुत सारे ऐसे लॉज जो है वो ला सकते हैं जिसमें जुडिशरी को एनक्रोच किया जा सकता है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमें देखने को मिलता है, चीज़ें जो है वो देखने को मिलती है ना, मतलब एनक्रोचेबल है। तो इसलिए क्या है, हमारे यहाँ पर सेपरेशन ऑफ फंक्शनिंग जो है ये देखने को मिलती है। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, हाई कोर्ट के जजेस जो है उनका अपॉइंटमेंट हो रहा है। हाई कोर्ट के जजेस कैसे, कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। उसकी कंडीशन क्या है, क्वालिफिकेशंस क्या है? सिटीजन रहना चाहिए, 10 साल जो हमारी लीगल सिस्टम है उसमें पार्टिसिपेशन रहना चाहिए, 10 साल जो है वो जज रहना चाहिए, मतलब एडवोकेट रहना चाहिए हाई कोर्ट के, है ना। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। उसी के साथ साथ यहाँ पर हमें ये भी देखने को मिलता है कि कोई भी मिनिमम एज जो है प्रिस्क्राइब नहीं की गई है हाई कोर्ट के जजेस के लिए। फिर उसके बाद हमें जजेस केस जो है वो देखने को मिलते हैं, जहाँ पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उसी के साथ सीनियर मोस्ट जजेस जो रहेंगे उनके साथ मिलकर यहाँ पर जो प्रेसिडेंट है उनको बताएंगे किसको अपॉइंट करना है ना। तो इसलिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी जो है उसके बीच में कोई प्रॉब्लम जो है नहीं चल रहे हैं, अगर होते भी है तो सुलझा लेंगे, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। क्योंकि यहाँ पर एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी आ रही है ना, प्रेसिडेंट जो है वो आ रहे हैं ना, प्रेसिडेंट तो एक्ट करते हैं ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो यहाँ पर एग्जीक्यूटिव जो है
वो यहाँ पर आ रहा है जुडिशरी के इसमें। तो स्टैंड ऑफ जो है कभी कभार हो जाता है, तो इसके बारे में यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन है, एक्चुअल में इन्फॉर्मेशन हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, वो मैंने आपको यहाँ पर प्रदान की है। तो यहाँ पर हमारा वीडियो खत्म होता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो शेयर जरूर कीजिए, MM Academy ऐप डाउनलोड जरूर कीजिए, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा।